समूह के सभी विद्वान शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम। मैं जसवंत सिंह बिष्टराज के प्राथमिक विद्यालय चौंडा हरीसैंण से। आज हम संवाद की निरंतरता में आगे बढ़ते हुए मैं ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर को आगे बढ़ा रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती है? हम बच्चों के साथ ज्यामितीय आकृतियों के रखते हुए बहुत सारी गतिविधियां करते हैं, लेकिन गतिविधियां करते हुए बच्चों को बोध हो कि वह ज्यामितीय आकृतियां किस तरह से परिवर्तित हो रही हैं। इस पर हम आज चर्चा करेंगे, विस्तार से हर बिंदु पर चर्चा करेंगे। जैसे कि ज्यामितीय आकृतियों में परिवर्तन और जगह की समझ, जैसे प्राथमिक विद्यालयों में जगह की समझ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम जगह की समझ से मानते हैं, तो ज्यामितीय आकृतियों में किस तरह के 4 बदलाव देखे जाते हैं। सबसे पहला बदलाव जो होता है, ज्यामितीय आकृतियों को हम एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उस बदलाव को स्थानांतरण कहते हैं। दूसरी, ज्यामितीय आकृतियों को छोटा या बड़ा करना, उसको हम फैलाव या संकुचन कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसको इनलार्जमेंट कहते हैं, और पहली स्थिति को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ज्यामितीय आकृतियां शीशे के सामने अपना किस तरह से अपनी आकृति बदलती है, उसे हम परावर्तन कहते हैं, और जिसे कि हम रिफ्लेक्शन इंग्लिश में कहते हैं। और ज्यामितीय आकृतियों को अगर यदि घुमाया जाए तो वो किस तरह से बदलती हैं, आकृतियों को किस तरह से पैटर्न में लेके आती है, उसे हम रोटेशंस कहते हैं और घूर्णन कहते हैं। हम इनमें से हमारी 3 तरह की, रिफ्लेक्शन, रोटेशन और ट्रांसलेशन, ये आइसोमेट्रिक ट्रांसपोजिशन कहा जाता है, क्योंकि इनके बदलाव से उसके क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसके बाद के जो हैं, एक एक करके हम हर गतिविधि को करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से हमारी ज्यामितीय आकृतियां बदलाव करती हैं, परिवर्तन करती हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चे ज्यामितीय आकृतियों की कुछ अवधारणा तो समझते हैं, लेकिन हमें उन अवधारणाओं के साथ ये जो 4 हमारी गतिविधियां हैं कि ज्यामितीय आकृतियां किस तरह से परिवर्तित होती हैं, अगर उसको हम जोड़ दें उनके साथ, तो बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास, उनकी तार्किक शक्ति का विकास और अपने अनुभवों को वे पैटर्न्स आदि में लगा पाने में सक्षम होते हैं। जैसा कि हमारे पास ये चित्र दिया गया है, इस तरह का एक चित्र दिया गया पैटर्न, इसे हम कोई खेत मान सकते हैं, किसी तरह से मान सकते हैं। सबसे पहला परिवर्तन हम करेंगे स्थानांतरण का परिवर्तन, जिसे कि ट्रांसलेशंस जिसे बोलते हैं। तो देखेंगे कि इसमें क्या क्या बदलाव आते हैं। इसी चित्र का हम ट्रांसलेशंस क्या होता है कि हम उसी चित्र को, कि पूरा वही चित्र है, उसी चित्र को उसी सीधी रेखा में दाएं बाएं दाएं, उसी सीधी रेखा में दाएं ले जाएं, सीधी रेखा में ऊपर ले जाएं, सीधी रेखा में नीचे ले जाएं। तो ऐसे बदलाव से, देखो आकृति में क्या बदलाव होता है, ऐसे बदलाव को हम कहते हैं ट्रांसलेशंस। ट्रांसलेशन का मतलब स्थानांतरण बदलाव। आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे बदलाव में इसको उसी स्थिति से ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाना है, लेकिन सीधी रेखा में ले जाना है। तो देख पा रहे होंगे कि उसके क्षेत्रफल में कोई भी बदलाव नहीं आया, न ही उनके बीच की दूरी में कोई बदलाव आया, जो इसके बीच की दूरी है इनमें कोई बदलाव आया। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशंस और स्थानांतरण में ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल में और उनके बिंदुओं के बीच की दूरी में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन स्थिति में थोड़ा बदलाव हो सकता है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ध्यान में रखते हुए बात करें हम, तो स्थिति में बदलाव आएगा, लेकिन क्षेत्रफल में बदलाव किसी तरह से नहीं आएगा। जैसा कि इसका क्षेत्रफल अगर मैं बताऊं, तो इसका क्षेत्रफल अगर हम देखें तो 7 है, और इसका क्षेत्रफल अगर हम देखें वो भी 7 है। चाहे हम इसको कहीं भी ले जाएं, ये 7 ही रहने वाला है। तो ये था पहला ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे कि हम कहते हैं स्थानांतरण का, ट्रांसफॉर्मेशंस और ट्रांसलेशन। अब ज्यामितीय आकृतियों का दूसरी तरह का बदलाव, जिसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम शीशे के आगे खड़े होते हैं तो उसकी हमारी जो परछाई उस पर पड़ती है, परछाई मतलब हमारी जो आकृति का प्रतिबिंब उस पर पड़ता है, उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ज्यामितीय आकृतियों में रिफ्लेक्शन का किस तरह से प्रभाव पड़ता है, हम उसको जानना चाहेंगे। हम उसके लिए एक उसके दर्पण माना, इसके सामने हमने दर्पण रख दिया, इस लाइन को हम दर्पण मानेंगे, तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है
हमने इसका देखो इमेज इसकी यहाँ चली गई, आप देख पा रहे होंगे। और अगर हम इस रेखा को, ये जो हमारा ये देख पा रहे हैं, दो आकृतियां आपस में नजदीक आ रही हैं, दूर जा रही हैं, तो इस लाइन को जिससे वह दूर हटिया करती और पास आ रही है, इसे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, और इसे प्रतिबिंब का बिंदु भी कहा जा सकता है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, इसमें हम बहुत सारे आप पैटर्न बना सकते हैं। अगर ये इसी तरह से है तो आप इनको दोनों लाइनों को आप नजदीक कहीं भी लेके आ जाएं, तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि हमारे ये देखिए किस तरह से पैटर्न बन रहे हैं, एक दूसरे के प्रतिबिंब बन रहे हैं। इसमें भी क्षेत्रफल में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, उनके दो बिंदुओं के बीच की दूरी में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मात्र जो परिवर्तन हो रहा है वो इन दोनों आकृतियों की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो हम इससे समझे हैं कि ज्यामितीय आकृतियों को यदि हम प्रतिबिंबित करते हैं, परावर्तित करते हैं, तो उनके क्षेत्रफल में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी उनके बीच बिंदुओं जगह के बीच की बिंदुओं के लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मात्र उनकी स्थिति में प्रभाव पड़ता है। वो अपनी स्थिति से कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि उस एंगल से देखा जाए तो दूर और पास होती हैं। ज्यामितीय आकृतियों का तीसरा बदलाव जो होता है वह घूर्णन, जिसे कहते हैं रोटेशंस। रोटेशंस जो होता है, हम घूर्णन किसी बिंदु के आसपास से करते हैं। बिंदु अलग अलग हो सकते हैं। माना ये हमारी आकृति है, पूर्व आकृति है, इसको हम घूर्णन करा रहे हैं। माना इस बिंदु से हम घूर्णन करा रहे हैं, तो ये किस तरह से घूर्णन गति करता है। 0 डिग्री पर आप देख पा रहे हैं, 0 डिग्री पर आकृति अपनी पूर्व स्थिति में रहती है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते हैं, मैं इस दोनों इकट्ठे लेके चल रहा हूँ, प्रतिबिंब भी उसका साथ में लेकर चल रहा हूँ और घूर्णन भी लेके चल रहा हूँ। ये 90 डिग्री 120 डिग्री किस तरह से ये गति करती है। घूर्णन में भी ध्यान रखने वाली बात है, क्षेत्रफल में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, बस उसकी स्थिति में ही प्रभाव पड़ता है। थोड़ा इसको दूर हटा लो ताकि आप घूर्णन पर सही देख पाए। अब हम दूसरा बिंदु लेते हैं जिसके सापेक्ष हमने इसको घूर्णन कराना है। ये बिंदु मैंने देखो, ध्यान दीजिए, जिस बिंदु से घूम रहा है, कौन सा बिंदु आप खुद ही जान पा रहे होंगे, उस बिंदु के आसपास घूम रहा है, और 360 डिग्री पर हमारी आकृति अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। चाहे इस बिंदु से ले लें, चाहे अब आप बिंदु तीसरा बिंदु लिया मैंने P बिंदु, इस पर आपकी घूर्णन हो रही है, तो गति क्या कर रही है वापस आपकी ज्यामितीय आकृति अपनी 0 डिग्री और 360 डिग्री के कोण पर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। और इस तरह हम घूर्णन में भी हमारी जो गति होती है, जो आपकी ज्यामितीय आकृति में परिवर्तन होता है, सिर्फ स्थिति को लेकर और कोण को लेकर परिवर्तन होता है। क्षेत्रफल और उसके दो बिंदुओं के बीच की दूरी में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आप इससे बहुत ही अच्छी एक्टिविटी देख पा रहे होंगे। इस तरह से देखिए कितने अच्छे पैटर्न्स बन रहा है इस तरह से। और यदि हम ये प्रतिबिंब है, यदि हम मेन इसको चेंज करें तो ये देखिए किस तरह से पैटर्न बन रहा है। अगर हम मिरर के आगे इस तरह से करते हैं तो पीछे भी उतनी ही दूरी पर वो पैटर्न उभर के आ जाता है। तो इस तरह से दो घूर्णन और ये प्रतिबिंब वाले दोनों गति मैंने एक साथ में करा दी। बच्चे के बौद्धिक विकास में ये ज्यामितीय आकृतियों का बदलाव बहुत ही इम्पोर्टेंस या बहुत ही महत्वता रखता है। तो इस तरह से घूर्णन और ये आपका रिफ्लेक्शन दोनों गतिविधि आप इस पे देख पा रहे हैं। अब हम चौथी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ते हैं। चौथी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट हो, संकुचन हो, या हम इसको बिगर बड़ा करें, दोनों कंडीशन इसे आते हैं। इसे स्केलिंग भी बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए ये हमारी मूल फिगर ये है, हमने इसके 3 गुना फिगर को बढ़ाया तो ये उसकी 3 गुना फिगर होगी, और उसकी आधी फिगर बनाई तो ये इसकी आधी होगी। आप देख पा रहे हैं इस बिंदु, अगर यदि ये मूल फिगर की हम वो नाप लेते हैं जरा, ये कितने सेंटीमीटर कितना एरिया है। मूल फिगर का जो एरिया है वो 28 है, उसका हमने 3 गुना कर दिया तो वो 252 हो गया, और उसका हमने आधा कर दिया तो वो 7 रह गया। जिससे आप समझ पा रहे हैं
इनलार्जमेंट में अगर हम उसको संकुचन और बढ़ा देते हैं तो हमारी मूल आकृति में परिवर्तन होता है। अगर हम उसको द्विगुना बढ़ाते हैं उसकी मूल आकृति से तो वो 9 गुना उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन आता है। और अगर उसका हम आधा करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में 1/4 अंतर आ जाता है। तो यही चौथी इनलार्जमेंट जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस है, इसी में हमारे जो है ज्यामितीय आकृतियों की क्षेत्रफल में परिवर्तन आता है, बीच की दूरी में परिवर्तन आता है और जो आपकी कोऑर्डिनेट्स है उसमें भी परिवर्तन लाजमी ही आता है। उसके बाद हमारे कुछ पैटर्न्स दिए जा रहे हैं इस तरह से, जैसे हमारी किताबों में होते ही हैं कि ज्यादातर हमारी एनसीईआरटी किताबों में होते, इस तरह से आप देख पा रहे हैं। तो ये जो पैटर्न है इसमें आप देख पा रहे हैं, इसे अगर हम घुमा दें किसी तरह से घुमा दें, इस पैटर्न में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और ये पैटर्न जैसा है वैसा ही रहने वाला है। तो ये जो पैटर्न आप देख पा रहे हैं साड़ी का पैटर्न, इस तरह के पैटर्न, इनमें आप सारी ट्रांसफॉर्मेशन लगा के देख सकते हैं कि इनमें कौन सा पैटर्न है। ये क्योंकि इनलार्जमेंट नहीं है, ये अगर घूर्णन कर दी जाए तो इनकी उसमें कोई क्षेत्रफल में प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह से हमारा 4 तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे होती है इस पर चर्चा पूरी होती है। संवाद की निरंतरता में हमारा एक टास्क और था कि हमारे कोई भी टीएलएम है वो हमारे को किस तरह ऊपर से, दाएं से, बाएं से, सामने से कैसा दिखाई देता है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये कोई टीएलएम बनाया है मैंने जो कि आपको सम्मुख सामने से कैसा दिखाई दे रहा है। ये सामने से 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें तो ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, रेडियस 3 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी रेडियस बढ़ा देते हैं 3 की जगह 5 कर देते हैं तो ये इसकी धारिता 5 कर दिया मैंने इसका रेडियस, तो आप देख पा रहे हैं इसका रेडियस बढ़ गया। तो इस तरह से हमारा जो ऊपर से कैसा दिखता है, दाएं से कैसे दिखता है। तो हमारी जो एक्सिस होती है 3 डायमेंशनल फिगर, हमारी 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और द्विआयामी में हमारी सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। तो इस तरह से हम बच्चों को प्रोजेक्ट मेथड से इस तरह से दिखाएं तो बच्चा बहुत ही अच्छे से समझ पाता है कि ज्यामितीय आकृतियां अपना किस तरह से अपना स्थान बदलती हैं, किस तरह से उनको किस तरह से एंगल बदलती है, और इस तरह बच्चे अपने जो गणितीय कौशल, ज्यामितीय कौशल उनका विकसित होता है और वह जगह की समझ को भली भांति समझ पाते हैं। जैसे कि ये है, अब सिलेंडर, इसकी धारिता हमने अगर और कम कर दी, बहुत ही कम कर दी, तो आप देख पा रहे हैं सिलेंडर से ये आपका डिस्क बन गया, डिस्क, और इसकी धारिता भी कम हो गई और इस तरह से धारिता भी बढ़ गई। तो इस तरह से हम ये अब नीचे का हिस्सा इसका इस तरह दिखेगा, एक वृत्त की तरह दिखेगा, ऊपर को उल्टा दिया जाए तो उसका बेस एक वृत्त की तरह दिखेगा, लेकिन इस तरह से देखा जाए तो ये सिलेंडर है। इस तरह से हम बच्चों को 3 डायमेंशनल फिगर इस तरह से एनिमेटेड करके दिखाएं तो बच्चों को समझ विकसित होती है। और आप सभी का इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद की निरंतरता इसी तरह बनी रहे। धन्यवाद।